बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हमारा जो है प्रोफेशनल ग्रूमिंग के कोर्स का तीसरा दिन है और आज हमारा जो लेक्चर होगा, इनफैक्ट तीसरा दिन तो नहीं है, तीसरा लेक्चर है और हम इसमें बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग पे कि स्टेज पे आके बात करने से जो लोगों को डर लगता है या स्टेज पे आके किस तरह से बात की जाए कि उससे ऑडियंस को कैप्टिवेट कर लिया जाए। तो आज हम इसपे थोड़ी-सी बात करेंगे। पिछले लेक्चर के हवाले से ज़िक्र करता चलूँ कि उसका ये थोड़ा-सा एडवांटेज हुआ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की तो अब कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं, ग्रुप पे आ रही हैं। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे कर देते हैं, तो आप ग्रुप पे करेंगे तो इससे बाकी लोग भी एनकरेज होंगे। शुरू करते हैं जी। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्टेज का जो खौफ है, वो अगर आप में एग्ज़िस्ट करता है, तो फिर ये लेक्चर आपके लिए है। और अगर आप माशाल्लाह से पहले ही पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट हैं, तो फिर प्रोबब्ली इस लेक्चर में आपके लिए इतना कुछ ना हो, क्योंकि हम उन लोगों के लिए ये लेक्चर हम बना रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनको स्टेज से आने से डर लगता है, स्टेज पे आने से वो घबराते हैं, उनको कुछ टेंशन होती है। जब उनसे कहा जाता है कि आपकी कल प्रेज़ेंटेशन है या आपको ये पॉइंट प्रेज़ेंट करना है या आपने ये बात करनी है, तो वो जो है वो उनकी हालत जो है वो कुछ इस पिक्चर की जैसी हो जाती है जैसे आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है जी? अच्छा, अब तो ये उन लोगों के लिए लेक्चर है बेसिकली। सो व्हेन यू आर आस्क्ड टू कम ऑन द स्टेज, हाउ डू यू फील? अगर आपको ये कहा जाए कि जी आप स्टेज में आएँ और ये बात करें, चाहे 10 लोग हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना है, इवन मीटिंग में या कहीं प्रेज़ेंटेशन करनी है, तो डू यू feel like this or do you feel like this? सो अब दोनों में से अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है, तो फिर ये लेक्चर आपके लिए ही है। सो इट्स के जैसे कि बच्चे की आपको नज़र आ रहा है कि उसकी आँखें निकल आई हैं कि यार मैं मतलब मुझे जाना होगा, लाइक मुझे स्टेज पे आना होगा। तो कोई जो है वो फेंट हो जाते हैं, तो इसलिए उन लोगों के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जिनको ऐसी फीलिंग आती हैं। अब पता कैसे चलेगा कि स्टेज पे जाने के का जो खौफ है उसके सिम्पटम्स क्या हैं? लेकिन हम लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो स्टेज फ़ियर है आपका बेसिकली वो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो बीमारी होती है किसी भी चीज़ की, तो पहले हम उसकी तशख़ीस करेंगे, उसके सिम्पटम्स मालूम करेंगे ताकि पता चले कि आया ये है भी कि नहीं। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से कैसे पता चलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको टेंशन होती है या फ़ियर होता है, तो कैसे पता चलेगा कि आपको स्टेज फ्राइट है? क्या डू यू फील अच्छा चलें इन इन इनको देख लें और इनमें से आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, आपको आपको लगता है कि यार स्टेज पे जाने से मेरे सुन के ही या जाने से पहले ही आपको जो है वो साँस रुक रही है या आपको कहते हैं पेट में से बटरफ्लाइज़ से उड़ रही हैं और या आपको आपके हथेलियों में पसीने आने शुरू हो गए हैं, गला खुश्क हो गया है और आपकी आवाज़ लड़खड़ाने लग गई है और आपकी टाँगें काँपने लग गई हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ होता है या ये सब कुछ होता है तो वंस अगेन मुबारक हो आपको स्टेज फ्राइट डायग्नोज हो गया है, ठीक है जी। तो बहरहाल अगेन मुबारक इसलिए नहीं है कि आपको स्टेज फ्राइट, मुबारक इसलिए कि आपको अपनी बीमारी का एग्जैक्ट पता चला कि हाँ यार इस तरह से मेरे साथ भी होता है। तो अगर होता है तो फिर अभी हम उसको देखेंगे कि इसको कैसे सेट कैसे किया जा सकता है, स्टेज फियर को निकाला कैसे जा सकता है। एक बात यहाँ मैं बता दूं कि ये जो चीजें हैं ना जितनी आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, इस तरह के और जितने भी सिम्टम्स हैं, ये तो मैंने चंद एक लिख दिए। ये बिल्कुल नॉर्मल और कॉमन सी बात है। इतने सालों के बाद भी जो मैं स्पीच के लिए जाता हूँ, तो कभी-कभी मेरा भी गला खुश्क हो जाता है। कभी-कभी मेरे भी हाथों में पसीने आ रहे होते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इससे आप वो जिसको आप असाप पे सवार कर लें कि जी ये अगर ऐसा हो गया तो बस अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस चीज़ से आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं और इसको बस आपने ओवरकम कैसे करना है, इसके ज़हनी तौर पे इस पे काबू कैसे पाना है, ये इसको हम थोड़ा-सा भी सीखने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी लगता है कि जब मैं स्टेज पे जाऊँगा या जाऊँगी सॉरी, तो क्या होगा कि मेरी बातें लोग सुन के जो है वो बोर होंगे, उनको नींद आ जाएगी,
क्योंकि मुझे तो इतना कुछ लोगों को अट्रैक्ट करना नहीं आता, बात से लोग बात बनानी नहीं आती और मेरी बात कौन सुनेगा? या आपको लगता है कि मैं कुछ बड़बड़ाने लग जाऊँगा, कुछ मेरे मुँह से कुछ और निकल जाएगा या मेरे दाँत बजने लग जाएँगे या मैं बात नहीं कर पाऊँगा या मुझ पे लोग हँसेंगे। मोस्ट कॉमनली हमें ये लग रहा होता है कि हम पे लोग हँसेंगे और या आपको लगता है कि यार मैं कहीं रास्ते में स्टेज पे चढ़ते-चढ़ते ही कहीं ठोकर ना खा जाऊँ, गिर ना जाऊँ, कुछ इस किस्म की कोई भी चीज़ जो आपको अब ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी ज़हन में खुद साख्ता हैं। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ऐन मुमकिन है इसमें से कुछ भी ना हो। लेकिन ये चीज़ें, ये सारे वो खौफ हैं जो आपके दिल में बैठे होते हैं, जिसकी वज़ह से आप स्टेज पे जाने से घबरा रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये कि इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पे आपको परेशान होना चाहिए। लोग हँसते हैं, तो हँसते रहें। आप अपनी चीज़ पे, अपने मैसेज पे आप फ़ोकस रखें। लोग बोर हो रहे हैं, आपको स्टेज पे बुला लिया गया है, आपने अपना पॉइंट प्रेज़ेंट करना है। आप अपनी अच्छी सी तैयारी करके जाएँगे कि यार उनको बोर होने से कैसे बचाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बोर हो रहे हैं, तो अब 50 लोग आपके सामने बैठे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है 50 के 50 आपकी बातों से एंटरटेन भी नहीं हो रहे होंगे। तो मैन मुमकिन उसमें से कुछ बोर भी हो रहे हैं। तो ये इन चीज़ों को इतना ज़्यादा असाब पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो बातें हैं, ये वो फीलिंग्स हैं जिनमें से कुछ ना कुछ आपको रिलेट कर रही होंगी कि यार मुझे ये सोच आती है या मेरे ज़हन में ये बात आती है जब मैं स्टेज पे जाती हूँ या स्टेज पे जाने का मुझे ख़्याल आता है। तो मुझे लगता है यार लोग तो मेरे पे हँसेंगे, मैं तो ऐसे बात करती हूँ, मैं मुझे मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी या लोग मेरी बातें सुनने के लोग बोर होते हैं वग़ैरह-वग़ैरह। तो इन चीज़ों को आराम से ओवरकम किया जाता है, ये कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बातें नहीं हैं। अब हम अच्छा, इसका ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सॉल्यूशन है, ये आप देख लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो फिर आप इस तरह का स्टेज बनवा लें और ताकि जिसको है ना कि आपको मुझे लगता है कि फ़ियर है मुझे, तो बस आप लोगों में फ़ियर क्रिएट कर दें। एनीवे ये तो एक लाइटर नोट पे एक वो बात है। इसके हम प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। फ़ियर क्या होता है? जो मुझे सबसे अच्छी डेफिनिशन लगती है फ़ियर की, वो ये है कि FEAR, fear stands for false evidence appearing real या false expectations appearing real। वो तवक्कुआत जो आपको हो रही होती हैं कि यार ये होगा, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले बात की, वो उसमें से मोस्टली वो होती नहीं है। आपने कहा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, इसके आसान इसको समझने के लिए एक आसान चीज़ देखें कि बहुत दफ़ा आपकी लाइफ में आपने कोई काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले सोचा होगा कि यार अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाँ ये वो, इतनी टेंशन आपने ली। लेकिन जब वक़्त आया वो काम हो गया तो आपने कहा यार मैं ऐसे ही इतना परेशान हो रहा था। वो तो बस मैं गया हूँ, बस बात हुई और बस वो हो गया काम। तो मैं तो सोच रहा था कि ये होगा और वो होगा। तो वो जो आपने इतना बड़ा वो जो आपने सर पे उठाई हुई थी, उसमें से एक्चुअली 1 या 2% भी चीज़ें रियल में नहीं होती। तो 95 टू 98% जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो जो खौफ होते हैं जिसको हम कहते हैं, वो एग्ज़िस्ट नहीं करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके माइंड में एग्ज़िस्ट करते हैं, बस इस बात को आपने समझना है। इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई, तो आप स्टेज फ़ियर तो क्या, किसी चीज़ के लिए भी आप तैयार हो सकते हैं। ये जो खौफ है, ये ऑटोमैटिकली आपके अंदर से निकल जाएगा। तो कुछ खौफ तो लेजिटिमेट होते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें जो हैं वो लेजिटिमेट होती हैं, वो तो हैं। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि 95 टू 98% जो जो हमें लग रहा होता है कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो मोस्टली एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा होता। वो हमारे ज़हन में एग्ज़िस्ट कर रहा होता है। आपने वो एक पिक्चर देखी होगी फ़ेसबुक पे, बड़ी एक उसमें वो एक घोड़े को एक बंदे ने प्लास्टिक की कुर्सी से बाँधा हुआ था। अब प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी हुई है और उसके साथ उसने बस रस्सी बाँध दी घोड़े की। अब घोड़े के ज़हन में ये है कि ये कोई बहुत मज़बूत किस्म की चीज़ है और मैं यहाँ से अब कहीं जा नहीं सकता। क्योंकि वो हमेशा से खोंडे से एक बंधा आ रहा है, तो उसको पता है जब मुझे बाँध दिया जाता है तो फिर मैं उस खोंटे से खुल नहीं सकता। तो अब वो उस बंदे ने उस घोड़े को क्या किया हुआ, कुर्सी के साथ बाँधा हुआ है, प्लास्टिक की कुर्सी के साथ, और वो वैसे ही पड़ी हुई है। यानी कि घोड़ा महज़ यूँ भी कर दे तो वो कुर्सी मेरे ख़्याल में 2-3 फीट दूर जाके गिरेगी। ये क्या है? ये सिर्फ़ पिक्चर दिखाने के लिए समझा इसलिए रहा हूँ, ये बात पिक्चर के ज़रिए कि ये खौफ़, ये चीज़ उसके माइंड में बैठी हुई है। या एक बड़ी मशहूर सी स्टोरी है, वो अक्सर आपने सुनी भी होगी कि एक बंदे ने देखा कि एक बहुत बड़ा हाथी था और उस हाथी को उसने छोटी-सी एक जो है वो रस्सी से बाँधा हुआ था। तो उसने पूछा कि यार ये इतना ताकतवर हाथी है, आपने इतनी छोटी-सी रस्सी से इसको बाँधा हुआ है।
तो ये तो ऐसे करके रस्सी तोड़ के भाग गया, तो फिर क्या करेंगे? तो उसने कहा कि ये नहीं भागेगा। उसने कैसे नहीं भागेगा? कहता है इसको जब वो जब बंदा जिसने बांधा हुआ था, उसने कहा इसको जब हम लेकर आए ना, ये छोटा सा बच्चा था हाथी, तो इसको हमने क्या किया था, इसको हमने लोहे की चेन से बांध दिया। इसने बड़ी छलांगे लगाई, बड़ा इसने कोशिश की आगे पीछे करने की। जाहिर है छोटा था वो, तो वो चेन तोड़ नहीं सका, और फिर हमने इसको कुछ अरसे तक बांधे रखा इसी तरह इसी तरह। अब हम इसको रस्सी से बांधते हैं, क्योंकि उसके माइंड में आ गया है कि जब मुझे बांध दिया जाता है तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं खुल नहीं सकता। तो बिल्कुल इसी तरह बचपन से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके ज़हन में बहुत सारे खौफ बिठा दिए गए हैं। वो आपने खुद बिठा लिए हैं, या माशरे ने, या हालात ने, वाक़यात ने, सिस्टम ने, जिसने भी, वो खौफ बिठा दिए हैं। वो एक्चुअली एग्ज़िस्ट नहीं करते। वो उसकी मिसाल यूँ ही समझ लें कि वो एक आम सी रस्सी है, जिसको आप ऐसे झटका मार के, जैसे हाथी हटा सकता था ना अपने आप को, लेकिन वो नहीं हटा रहा। इसी तरह आप थोड़ी-सी हल्की-सी मेहनत से, छोटी-सी सोच के बदलने से आप अपने आप को इन खौफों से निकाल सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ज़िक्र किया था कि मैं इतना इतना स्टूडेंट था, ऐसा डरपोक किस्म का, ऐसा वो कहते हैं बहुत ही बुज़दिल किस्म का, कि मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी किसी के सामने बात कर सकता। तो वो क्या था कि वो शुरू से मेरे अंदर वो खौफ कहीं से आ गया था, मुझे नहीं पता कहीं से आया, स्कूल में कैसे हुआ, कुछ हुआ, लेकिन वो साल वो मेरे साथ रहा। लेकिन जब आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ने करम किया मेरे पे, और मुझे वो अवेयरनेस लेवल मेरा बढ़ना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ तो इतनी मुश्किल नहीं है। और मैंने जब बोलना शुरू किया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेशंस और ट्रेनिंग्स और ये सिलसिला चलते रहे। तो अब मैं मुख्तलिफ इदारों को भी ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा, मज़े की बात है कि मैं जिस ऑडियंस में जाता हूँ, अक्सर व बेशतर, बल्कि 99% केसेस में ऐसा होता है कि मुझे उनमें से किसी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। और वो मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल लोग मेरे सामने बैठे होते हैं, और मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ज़्यादा आ रहा होता है, लेकिन मुझे ये होता है कि यार ये जो मैसेज मैं लेकर आया हूँ ना, ये इंशाल्लाह मैं इन तक पहुँचाऊँगा, और ये मैसेज ठीक है। और अगर उसमें से, देखिए अब होता क्या है, आपको ये डर होता है ना कि यार मैं जाऊँगा तो लोग मुझसे सवाल करेंगे, तो मैं क्या करूँगा? तो देखें 2 ही बातें होंगी, या तो होगा कि आपको उस सवाल का जवाब आता होगा या नहीं आता होगा। अगर आता होगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ये तो सिंपल हो गया। अब अगर नहीं आता होगा तो क्या होगा? तो वही इसकी सिंपल सी बात है, आप सिंपली स्ट्रेट अवे बोल देते हैं कि जी ये चीज़ मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब आप क्लियर होते हैं ना अपने ऊपर, तो फिर ये खौफ, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करती। जब आप पहले से क्लियर नहीं, ये है कि आपसे वो जो भी पूछे जा रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है फिर तो आपको सब्जेक्ट का ही पता नहीं था। तो अगर मिसाल आपसे 10 सवाल की और 10 के 10 ही आपको नहीं लग रहे पता, तो फिर तो टेक्निकली फिर आपको अपने उस पे देखना चाहिए कि आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाएँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो फ़ियर्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, हम यहाँ पे चूँकि स्टेज की बात कर रहे हैं कि आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, लोगों के सामने अगर आके बात करना चाहते हैं, तो ये जितने भी मैंने फ़ियर आपको पहले बताया कि ये होता है, ऐसा फ़ील होता है, ऐसा फ़ील होता है, ये सारे के सारे आपके ज़हन में एग्ज़िस्ट करते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। अभी हम इसके थोड़े से सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। इसी तरह फ़ियर की एक और डेफिनेशन ये भी है कि फॉरगेट एवरीथिंग और रन, और फेस एवरीथिंग एंड राइज़। द चॉइस इज़ योर्स, ठीक है ना? अब मर्ज़ी आपकी है कि आप ये वाली डेफिनेशन लेना चाहते हैं, द फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और या फेस एवरीथिंग एंड राइज़। तो व्हेन यू फेस फ़ियर विल रन अवे। लेस ब्राउन ने एक बड़ा मज़ेदार एक किस्सा सुनाया था, वो मैंने आपको लास्ट टाइम में उसको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया था। वो कहता है कि मैं एक हॉरर मूवी देख के आया, तो मेरे कहता नहीं, हाँ, वो कहता है मैं एक जगह रहता था, तो वो वहाँ पे रास्ते में एक जो घर आते थे, वहाँ पे एक कुत्ता था। तो कहता है वो बड़ा तंग करता था, वो बड़ा भौंकता था, और मैं जब भी जाता था मैं रास्ते में टेंशन में, यार ये क्या करूँ इसके साथ, क्या करूँ? समझ नहीं आ रही। और मैं जब बस मेरे पे पहले ही खौफ तारी होता था कि यार ये भी होगा और मैं कुछ नहीं कर। एक दिन क्या हुआ कि कहता है कि बस रोज़ मेरे साथ यही मामला होता था। मैं एक दिन बहुत तंग आ गया इस चीज़ से, कि यार मैं इससे अपने आप को कैसे निकालूँ? तो कहते हैं मैंने एक दिन ना, कहता है कि जब मैं कुत्ते के पास से गुज़रा ना, तो एज़ यूजुअल वो आ गया मुझे पे भौंकने के लिए, वो आ जाता था भौंकने के लिए। तो कहते हैं बस मैं रुक गया, और मैं ऐसे रुक के जब मैंने कहा ना कैसे पत्थर उठा के इसको मारता हूँ, तो कहते हैं जब मैंने पत्थर के लिए झुका और मैंने उसको ऐसे देखा, तो मैंने देखा वो इतना बुड्ढा सा कुत्ता था, उसके दाँत ही नहीं थे। तो कहते हैं, तो कहने का उसका मकसद ये था कि जो फ़ियर है वो बेसिकली, वो को बेचारा तो काट भी नहीं सकता था। वो तो बस आदतन भौंक रहा था। तो इसी तरह के जो खौफ हैं, ये आपके ऊपर ऐसे ही भौंक रहे होते हैं, आपके माइंड में, कि कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो जैसे बचपन में होते हैं, माँ हमें डराती है कि सो जा बेटा, बहू आ जाएगा, बहू आ जाएगा, तो हौवा आ जाएगा, या कुछ भी बोलते होंगे आपकी लैंग्वेज में। तो वो हौवा या बहू या बउआ, वो एक्ज़िस्ट तो नहीं करता, लेकिन वो बच्चा बेचारा डर जाता है।
तो ये माँओं माँओं को भी अगर कोई ऐसी ख़वातीन देख रही हैं इस वक़्त ये वीडियो, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँ खुदा के लिए, आपने बच्चों को सुलाना है, कोई और टेक्नीक यूज़ कर लें, कोई लोरी सुना दें, कुछ कर दें, ये बउआ, हौवा, शौवा ये मत बताएँ, वो उसकी पर्सनैलिटी को बड़ा इफ़ेक्ट करता है। एक अच्छा एक ऐड बना था, आप टीवी पे कुछ अर्सा पहले आया था। उसमें वो बेटा सो नहीं रहा होता तो बाप उसको कहता है कि बेटा सो जाओ, वरना बउआ के हौवा आ जाएगा। तो वो कहता है अच्छा क्या होता है? कहता है कि ये जो है वो ऐसे होता है, इसके बड़े-बड़े दाँत होते हैं और ये होता है और वो होता है। तो बेटा जो है वो बच्चा जो है वो बाप को कहता है कि आपने पापा देखा है? कहता है हाँ, जब मैं छोटा होता था तो तब देखा था। तो वो बेसिकली इसको डराना चाह रहा होता है। तो बेटा कहता है अच्छा, वो अब तो फिर बुड्ढा हो गया होगा, फिर अब आने दे उसको। तो कहने का मकसद ये है कि वो खौफ जो है वो बेसिकली बस वो हुआ-बउआ ही होता है 99% केसेज़। तो ये आपने इस चीज़ को मैंने इतनी लंबी तकरीर इसलिए की है कि स्टेज का जो खौफ है वो बेसिकली मोस्टली इसी चीज़ से रिलेट कर रहा होता है। तो इससे आपने अपने आप को निकालना है। अब ये देखें कोट आपको नज़र आ रहा है, कहता है ऑल द ग्रेट स्पीकर्स वर बैड स्पीकर एट फर्स्ट। ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जितने भी स्पीकर्स हैं आप अगर उनकी स्टोरीज़ पढ़ें ना तो आपको ऐसी-ऐसी बातें उसमें मिलेंगी कि आप कहेंगे, यार इससे तो फिर मैं बहुत बेहतर हूँ। लेकिन चूँकि हम उसको उसका आज जो है वो अपने साथ कंपेयर करते हैं, तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की हुई थी कि डोंट कंपेयर समबडीज़ 50th स्टोरी विद योर फर्स्ट स्टोरी या 50th चैप्टर विद योर फर्स्ट चैप्टर ना, कि अगर वो भी 50 साल में यहाँ पे पहुँचा तो आप तो अभी शुरू हुए हैं। तो ऑब्वियसली आपका उससे कंपैरिज़न नहीं बनता। लेकिन ये देखें जब उसने शुरू किया था तो उस वक़्त और आप उसके साथ बराबर-बराबर हैं या नहीं? तो आपको लगेगा कि यार आप कई लोगों से बहुत बेहतर हैं। जब उनकी आप ऑटोबायोग्राफ़ीज़ या बायोग्राफ़ीज़ पढ़ेंगे ना, ये बड़े-बड़े स्पीकर्स जो थे, सबकी बात नहीं कर लेकिन मोस्टली जो है, वो शुरू में इसी तरह ही थे। वो नहीं बोल पाते थे। ये लेस ब्राउन की जो मैंने आपसे बात की, ये कहता है कि एक स्पीच के लिए गया और मैं कहता है स्टेज पे मेरे मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला और बस शर्म के मारे बस जो है वो मैं वापस आ गया और मैं वो जो है वो कुछ भी नहीं बोल पाया। और मेरे मुँह से लफ्ज़ ही नहीं निकले। तो अभी तक होपफुली आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन देखें वो फिर भी उसने उसको ओवरकम कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर कैसे किया जा सकता है। अभी तक हमने बात की कि जो खौफ है, ये क्या है और ये कैसे क्यों एग्ज़िस्ट करता है बेसिकली और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अब ये 10 स्टेप्स आपको अभी हम बताते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जब आप जा रहे हैं, तो आप उसको कैसे जो है वो अच्छे से बात कर सकते हैं। कौन-सी टेक्निक्स एंड टिप्स हैं? वैसे तो बहुत सारी हैं, आप नेट पे जाएँगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमने कोशिश की समराइज़ कर दें, जो मेन-मेन बातें हैं उसको लिख दें। तो सबसे पहले है नो योर रूम। नो योर रूम का मतलब है जहाँ आपने स्पीच देनी है ना, ये जहाँ जिस जगह पे आपने बोलना है जाके, कोशिश करें वहाँ पहले पहुँच जाएँ। अगर पॉसिबल हो तो ऑडियंस से पहले पहुँच जाएँ। वहाँ जाके देखें स्टेज कहाँ पड़ा हुआ है, मैंने कहाँ बैठना है, तारें कहाँ लगी हुई हैं और माइक किधर से आया हुआ है, उसकी उसकी वायर किधर गई हुई है, अच्छा आपने कहाँ खड़े होना है, डाइस किधर है, आपको ऑडियंस कहाँ से नज़र आएगी। ये सारी टेक्नीक्स हैं, ये मैंने एक ही इसमें बंद कर दी हैं। क्योंकि जब आप ये जाते हैं तो एक तो ये कि जब आप पहले चले जाएँगे तो आपको 2, 4, 5 मिनट मिल जाएँगे अपने जो है वो हवास को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। दूसरा आप अनकॉन्शियसली उस एनवायरनमेंट से थोड़ा फ़ैमिलियर हो जाएँगे। जब फ़ैमिलियर हो जाएँगे तो आपको काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यार अच्छा ठीक है, यहाँ स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे कुर्सी पड़ी है, मैंने यहाँ से उठ के जाना है, ये स्टेयर्स हैं, अच्छा ये तार है, इसको ख़्याल रखना है, ये ना हो कि मैं लड़खड़ाते हुए जाऊँ, इसी तार में ही मेरा पाँव फँस जाए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें एक्सटेंशन लगी हुई है, मल्टीमीडिया अगर लगा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल या स्पीकर्स हैं, तो माइक कौन-सा है, किस तरह का कॉलर माइक है या मैंने वो दूसरा हाथ में पकड़ के घूमना-फिरना है या सीधे स्टेज डाइस पे खड़े होके बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप 2, 4, 5 मिनट के अंदर ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। और अगर नहीं है तो जो फैसिलिटेटर होता है आपसे पूछ लेंगे कि यार मतलब क्या मैंने कहाँ पे खड़े होना है, कैसे कहाँ से बात करनी है, ऑडियंस कितनी है, क्या है? तो ये चीज़ें आपको वहाँ से पता चलेंगी। दूसरे नंबर पे लोगों को जानें, जिनसे आप मुखातिब हो रहे हैं। तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि जब मैं जाता हूँ तो कहीं ऑडियंस तो मुझे नॉर्मली पता नहीं होता क्योंकि ट्रेनिंग में नए वेन्यूज़ होते हैं, हर वक़्त नए लोग होते हैं। तो मैं जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी किसी कॉलेज गया हूँ या यूनिवर्सिटी गया हूँ, तो स्टूडेंट्स का तो चलें मुझे आइडिया हो जाता है कि यार ये स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जब एम्प्लॉइज़ के पास जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, तो फिर मैं ये कर लेता हूँ कि जो फैसिलिटेटर होता है उसके साथ एक 5-10 मिनट की गपशप लगा लेता हूँ। अच्छा, तो ये कौन से कैडर के लोग हैं, किस तरह के हैं? मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जैसे मोटरवे में लास्ट में गया था तो मैंने उनसे पूछ लिया कि जी ये कौन ऑडियंस कौन होंगे मेरे ना? तो उन्होंने बताया जी ये
पेट्रोलिंग ऑफिसर्स एंड डीएसपीज और ये लोग आपके ऑडियंस होंगे। तो अब मुझे पता चल गया कि यार ये किस लेवल के बंदे हैं। अगर आपको और भी पहले पता चल जाए, मतलब मीन सेशंस पे जाने से पहले या ट्रेनिंग पे जाने से पहले या स्टेज पे जाने से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले पता लगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उनके बारे में थोड़ी-सी इंटरनेट पे सर्च कर लें, किसी बंदे से बात कर लें कि यार इनकी मेंटालिटी क्या है? आया कोई ऐसी बात तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई रिलीजियस हैं, कोई सेक्ट है स्पेसिफिक, कोई पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं या किस माइंडसेट से हैं, नेगेटिव बहुत लोग हैं, पॉजिटिव हैं, क्या हैं? उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। फिर आप उस तरह की गुफ्तगू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं हम कहते हैं यार ये किसी ख़ास पॉलिटिकल लोग हैं, तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे कि उस पार्टी के अगेंस्ट ही बातें शुरू कर दें। या एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी कोट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल करंट गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं और आप कहें यार ग गवर्नमेंट ने तो ये कर दिया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो उससे फिर आपको वो रेपो बिल्ड हो ही नहीं सकती। तो ऑडियंस को जितना जान लेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है क्या है कि व्हाटएवर यू आर गोइंग टू स्पीक, यू मस्ट हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट, राइट? जितनी इंफॉर्मेशन, जितना नॉलेज उस चीज़ के बारे में गेन कर सकते हैं, आप करें। अब तो फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट है, बुक्स हैं, किसी दोस्त से, किसी टीचर से, कहीं से किसी से भी बात कर सकते हैं और उसके बारे में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जनरेट करें कि यार इस स्लाइड पे क्या क्वेश्चन हो सकता है, इस पॉइंट पे मुझसे क्या पूछा जा सकता है, क्या? तो जितने भी आपके ज़हन में आ रहे हैं और वो करें। और इसका एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं क्वेश्चन आंसर्स की। आपको जो टॉपिक है आप उस पे लिखें क्वेश्चन आंसर अबाउट दिस। तो कोई ऐसे सेशन अगर किसी आपके फेवरेट स्पीकर ने किए हुए हैं या ट्रेनर ने किए हुए हैं, तो फिर आप वो देखें कि लोगों ने क्या-क्या सवाल किए हैं और उसने कैसे जवाब दिए हैं। तो उससे आपको बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने मटेरियल को आप बड़े अच्छे से जान लें। लर्न हाउ टू रिलैक्स। देखिए आपकी सांस फूल रही होगी, आपकी आवाज़ लड़खड़ा रही होगी, आपका गला खुश्क हो रहा होगा, आपके हाथों में पसीने आ रहे होंगे। अब ये मैंने आपसे कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मोइन अख्तर का नाम आप सबने सुना है, द ग्रेट कॉमेडियन, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इतने बरस हो गए मुझे ये काम करते हुए, पता नहीं 20-25 उन्होंने बताए या 30 बताए कि इतने बरसों से काम कर रहा हूँ। कहते हैं आज भी जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो पहले 5 मिनट मेरे लिए बड़े मुश्किल होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में अभी भी वो खौफ का वो एलिमेंट बैठा होता है। तो वन्स यू गेट इंटू इट देन यू विल बी रिलैक्स। स्टार्ट के जो 2-4 मिनट होते हैं वो थोड़े से आपको टेंशन में डालेंगे, लेकिन आपने उसको ओवरकम कर लिया, तो फिर आप चूँकि आप एक फ्लो में आ जाते हैं, आप एक मैसेज जो आप दे रहे होंगे, पब्लिक स्पीकिंग में जो बात कर रहे होंगे उसमें शुरू हो जाएँगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रिलैक्सेशन के लिए ब्रीदिंग टेक्निक भी है, रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन भी है और आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे वो थ्री इडियट्स में कहता है ऑल इज़ वेल, राइट? आप ये भी कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा। ये साँस फूल रही है, मुझे सर ने कहा था ठीक है, साँस फूलती है, कोई मसला नहीं, आवाज़ लड़खड़ा रही है, कोई मसला नहीं है। आपको अगर गला खुश्क होता है तो आप अपने पास पानी के गिलास पहले से मँगवा के रख लें, पानी की बोतल या जो भी, कि आप उसको थोड़ा-सा सिप ले लेंगे तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को पे अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा। ये वो बात है विजुअलाइज़ योरसेल्फ स्पीकिंग। स्पीकिंग पे जाने से पहले, पब्लिक स्पीकिंग पे, स्टेज पे जाने से पहले घर में आप अपने आप को विजुअलाइज़ करें कि आप बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। ये एक जैक कैनफील्ड एक बहुत ज़बरदस्त एक ट्रेनर है, तो वो कहता है यार जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मैं क्या करता था। उसकी टेक्निक फिर मैंने भी उसको मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैं भी उसको इम्प्लीमेंट करता रहा काफ़ी अरसा। वो कहता है कि जब मैं जाता था ना स्टेज पे तो उससे पहले मैं ये विजुअलाइज़ करता था आँखें बंद करके कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और मैं स्टेज पे हूँ और मैंने जैसे ही स्टेज पे जाके मतलब अपनी बात ख़त्म की है और पूरा हाल जो है वो तालियों से गूंज रहा है। और फिर मैं क्या कर लेता था, ईयरफ़ोन में वो लगा लेता था, वो किसी भी स्पीकर की स्पीच के बाद जो तालियाँ बजती हैं, कहता है वो लगा लेता था और अपने आप को ऐसे करके इमेजिन करता था कि यार ये जो क्लैपिंग हो रही है ये मेरे लिए हो रही है। कहते हैं वो मैंने इतनी दफ़ा किया कि वो मुझे उस पे यकीन हो गया कि यार जब मैं बोलूँगा ना तो लोग मेरे पे तालियाँ बजाएँगे। एंड मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, मैंने भी ये स्टार्ट में किया था। तो मैं क्या करता था, कानों में वो लगा के ईयरफ़ोन, तो जैक कैनफ़ील्ड की या किसी की भी वो स्पीच जब लगता है, वो इसका एंड लगाता था। जब वो एंड कर लगे तो फिर लोग तालियाँ बजाते थे, ऑब्वियसली एप्रिशिएट करके। तो मैं ऐसे लगा के और आँखें बंद करके और मैं ये फ़ील करता था कि यार ये मेरे सेशन के बाद हो रही है। तो उससे मुझे बड़ा बिलीव हुआ कि यार क्योंकि मेरे पास जो मैसेज है वो अच्छा है और मैं जब बोलूँगा तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा।
रियलाइज पीपल वांट यू टू सक्सीड। और दूसरी बात ये कि लोग अगर आपके सेशन में आए हैं, ट्रेनिंग में आए हैं, तो वो इसलिए नहीं आए कि वो अपना वक्त ज़ाया करने आए हैं। वो ये इस एक्सपेक्टेशन से हैं कि यार आप उन्हें कुछ अच्छा बताएँगे। हम पहले से अज़्यूम कर लेते हैं कि लोग बोर हो जाएँगे, लोग मेरे पे हँसेंगे। ओ भाई, वो इसलिए नहीं आए इतने पैसे खर्च करके या टिकट लेकर, आपका अगर सेशन ओपन सेशन है या किसी भी ट्रेनिंग में आप गए हैं, तो वो इसलिए आपको सुनेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2-3 घंटे, कि वो चाहते हैं कि यार आप कुछ ज़बरदस्त स्पीच देंगे ताकि उनका भला हो। तो बेसिकली अनइंटेंशनली आपकी सक्सेस की दुआ कर रहे होते हैं कि यार वो कोई अच्छी-सी ट्रेनिंग हो यार, ऐसी बोर ही ना कर दे। तो वो आपको सक्सीड होना, आपको सक्सेस में देखना चाहते हैं। सो इस माइंडसेट के साथ जाएँ कि जो लोग सारे बैठे हैं मेरे सामने, ये बेसिकली ये भी यही चाह रहे हैं कि मैं एक अच्छी स्पीच दूँगा और मैं कामयाब होऊँगा। तो देखिए, सब लोग वो भी चाह रहे हैं और आप भी चाह रहे हैं, फिर तो आपको ऑब्वियसली इससे फ़ायदा होगा। डोंट अपोलोजाइज़ फॉर बीइंग नर्वस। अगर आप नर्वस हो रहे हैं, तो बिल्कुल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, स्टेज पे आके कहते हैं, एक्चुअली आई एम फीलिंग लिटिल नर्वस, प्लीज़ प्लीज़ डोंट माइंड इट वगैरह। भाई, व्हाई यू आर टेलिंग? 50 लोगों में हो सकता है 45 ने नोटिस ही नहीं किया हो। आपने उन 45 को भी बता दिया कि मैं नर्वस हो रहा हूँ, ठीक है? तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर गैदरिंग ज़्यादा है, तो पीछे वालों को तो वैसे ही आपके फेशियल एक्सप्रेशन ठीक से दिख भी नहीं रहे होंगे। या अगर आप बहुत थोड़ा-सा टेंशन में हैं, तो आप डाइस के पास खड़े हो जाएँ, तो ये बेस्ट होता है। तो आप डाइस को होल्ड कर लेंगे, तो आपकी बॉडी में अगर हल्की-सी शिवरिंग भी है, तो वो नज़र नहीं आएगी और वो आप उस थोड़ी देर बाद वो ऑटोमैटिकली नॉर्मल हो जाएगी। फ़ोकस आपने मैसेज पे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे नज़दीक है, वो ये है कि आप सारी चीज़ों को छोड़कर ये सोचें कि यार, ये जो मैसेज मैं देने लगा हूँ ना, ये जो मैसेज मैं दे रही हूँ ना, उफ़! ये लोगों को समझ आ गया ना, तो इनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएँगी। इनकी ज़िंदगियों में ये वो इनकलाब आ जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जब आपके मैसेज, तो फिर आपको ये बाकी सारी बातें छोटी-छोटी लगने लगेंगी। फिर आप सेट रहेंगे। टर्न योर नर्वसनेस इंटो पॉज़िटिव एनर्जी। ये जो कहते हैं कि जो टेंशन है ना, ये थोड़ी-सी टेंशन इंसान के लिए बड़ी अच्छी होती है। It should not be converted into extensive stress or anxiety. Tension up to a certain level और stress up to a certain level is good. क्योंकि इसकी मिसाल ऐसे ले लें, जैसे एग्जाम होता है तो आपको स्ट्रेस होता है कि यार पेपर है, पेपर देना है। अगर एग्जाम जैसे एनुअल सिस्टम होता है, आप पूरा साल बेगम रहते हैं मोस्टली। क्यों? कि आपको होता है कि यार अभी 6 महीने पड़े हैं, साल पर 8 नहीं हुए हैं या 10 महीने पड़े हुए हैं, लेकिन जब एग्जाम करीब आ जाता है तो आप पे वो स्ट्रेस स्टार्ट हो, तो फिर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह जब आप स्टेज पे जाएँगे, तो आप थोड़ा-सा अगर नर्वस हैं, तो इसको पॉजिटिव एनर्जी में डालेंगे, यार ये मेरे फ़ायदे के लिए आई है कि यार मैं मैसेज पे फ़ोकस कर दूँ एंड गेन एक्सपीरियंस। इसका तो कोई मुतबादिल नहीं है। जितनी बातें मैंने की हैं, ये जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाएँगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि मैं आपको स्विमिंग सिखा दूँ कि ऐसे हाथ लगाना है, ऐसे पाँव करने हैं, ये करना है, वो करना है। जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। सो आई होप इंशाल्लाह ये पॉइंट्स आपको हेल्पफुल होंगे। ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट आपको रिलेट कर रहे हों, 1-2 भी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी काफ़ी होंगे। एंड बिलीव इन योरसेल्फ दैट नो वन विल बिलीव इन यू इफ यू डोंट बिलीव इन। अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है, तो कोई तो आप पे यकीन करेगा ही नहीं। तो अपनी ज़ात पर एतमाद रखें। अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें दे के भेजा है, उस पे एतमाद रखें और इस काके की तरह इस विल से जाएँगे, येस आई कैन डू इट। इसमें क्या मुश्किल है यार, पब्लिक के सामने जाके बोलने में क्या बात है? वो कर सकता है, वो भी कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है? सो इट्स ईज़िली इट कैन बी ईज़िली डन, राइट? अच्छा, आज की एक्टिविटी क्या है? आज की एक्टिविटी बड़ी सिंपल सी है। आज की एक्टिविटी ये है कि अब आप तो पानी में उतर नहीं रहे हैं, तो मैं आपको उतारूँगा ज़बरदस्ती पानी में। और वो ये है कि आपने 1 से 2 मिनट की वीडियो बनानी है और उसमें आपने ये बताना है कि जी मेरा नाम ये है और मैं, अगर स्टूडेंट है तो बताएँ मैं ये बैचलर का स्टूडेंट हूँ या मास्टर का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स कॉम का या मैनेजमेंट साइंसेज़ का, जिसका भी। या अगर प्रोफेशनल तो आप बता दें कि आई एम एन अकाउंटेंट, आई एम अ मार्केटिंग ऑफिसर, व्हाटएवर। और मैंने ये जो कोर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे मैंने अभी तक क्या-क्या सीखा है। 3 बातें। पहला हो गया आपका इंट्रोडक्शन, आपका नेम, बहुत तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीवी नहीं चाहिए आपका। आपका नेम और आपका जो आप अगर स्टूडेंट हैं तो बताएँ किस चीज़ के किस लेवल पे हैं, और अगर प्रोफ़ेशनल हैं तो क्या कर रहे हैं। नंबर 2, आपने ये बताना है कि यार ये कोर्स मैंने शुरू किया था प्रोफ़ेशनल ग्रूमिंग का, और इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो इसमें मैं अभी तक ये चीज़ मैंने सीखी, ये चीज़ सीखी, या इसमें ये अच्छाई थी, वगैरह-वगैरह।
नंबर 3 पे आपने मेरे बारे में बताना है कि यार हमें जो सीखने को मिल रहा है सर से वो उनकी कम्युनिकेशन या उनकी जो भी आपको अच्छा पॉइंट लगा, कुछ तो अच्छा लगा होगा ना यार, कुछ बोल दें, ठीक है? अगर नहीं लगा तो चलें कोई मसला नहीं है, ओवरऑल कोर्स के बारे में बात बता दें। और अगर आप इसको किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। या और कोई अच्छी बात आप ऐड करना चाहते हैं तो भी कि यार ये कोर्स में हमें सबसे अच्छी बात ये लगी या हमें ये सीखने को मिला, इससे हमें ये फ़ायदा होगा। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। तो आपने ये 1 से 2 मिनट की आपने वीडियो बना के हमें सेंड करनी है। ग्रुप पे आप भेजेंगे तो मैं उसको देखकर फिर मैं अपलोड कर दूँगा। और फीमेल्स जो हैं अगर उनको है कि वो फेस नहीं दिखाना चाहते तो आप कोई मसला नहीं, आप निकाब करके भी वीडियो बना सकते हैं। यू डोंट नीड टू टेल योर नेम इफ यू डोंट नीड टू शो योर आइडेंटिटी बट यू शुड स्पीक क्योंकि बहरहाल अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो आपको ये स्पीक करनी होगी। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में भी कुछ ना कुछ आप ज़रूर अपने साथ लेकर गए लेके जाएँगे और ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करेगा। थैंक यू वेरी मच।